हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लेके आए हैं, कार्ल मार्क्स, जो कि ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये वीडियो फ्रेंड आप सुनिएगा, 1 से 2 बार 3 बार सुनेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे कार्ल मार्क्स से। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाए वो आपको मिलता रहे। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा। चलिए आज का अपना टॉपिक हम शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का समय 1818 से 1883 तक माना जाता है। कार्ल मार्क्स से पहले इंग्लैंड में एक काल्पनिक समाजवाद विद्यमान था, जिसके बारे में डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे। मार्क्स ने काल्पनिक समाजवादियों का अध्ययन किया। इसके बाद उन्होंने जो है अपने विचारों को आगे बढ़ाया। कार्ल मार्क्सवाद के नाम से जानते हैं। मार्क्सवाद उदारवाद का प्रतिवाद है। गांधी जी की तरह कार्ल मार्क्स ने भी लिखा है कि मार्क्सवाद जैसे नाम की कोई चीज़ नहीं है, अर्थात मार्क्स ऐतिहासिक पद्धति और विकासवादी सिद्धांत में विश्वास करता है। उसने लिखा कि ये सारी बातें इतिहास में पहले से विद्यमान थी। मेरा योगदान तो मात्र इतना है कि मैंने इतिहास का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यह बताने का प्रयास किया कि आगे क्या होगा। मार्क्स ने संसद को बातचीत की दुकान या फिर गप मारने की दुकान कहा और सांसदों को पूंजीपतियों का वकील बताया। मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक है। मार्क्स राजनीति शास्त्री कम है, समाजशास्त्री अधिक है, क्योंकि मार्क्स मानता है कि राज्य अंततः समाज में बदल जाएगा। वैज्ञानिक समाजवाद या साम्यवाद के जनक कार्ल मार्क्स कहे जाते हैं। क्यों कहे जाते हैं, इसका रीज़न हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब समझ लेते हैं कि मार्क्स की बैकग्राउंड क्या थी। मार्क्स का जन्म जो है पश्चिमी जर्मनी के ड्विजिज नामक शहर में 5 मई सन 1818 में एक यहूदी परिवार में हुआ था। जब उनकी उम्र मात्र 6 वर्ष की थी तब उसके पिता ने यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया। प्रारंभ से ही धर्म परिवर्तन का जो रूप उसने देखा, उसके धर्म के प्रति नफरत मन में हो गई। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, धर्म एक अफीम की गोली है। दूसरे शब्दों में इसको समझे तो धर्म एक ऐसी अफीम की गोली है जिसके नशे में अमीर गरीब का शोषण करता है। 1835 में मार्क्स लॉ की पढ़ाई के लिए वॉन विश्वविद्यालय प्रवेश लिया, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं लगा और एक वर्ष बाद वह 1836 में बर्लिन विश्वविद्यालय चला गया, जहाँ हीगल का दर्शन छाया हुआ था। यद्यपि हीगल की मृत्यु सन 1831 में हो गई थी, मार्क्स ने दर्शन और इतिहास की पढ़ाई शुरू किया। हीगल के विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए यंग हेगेलियंस नामक एक गोष्ठी बनी थी, जो कि रेहनिस टाइम्स नामक एक पत्रिका निकालती थी। मार्क्स इसका अग्रणी संपादक बन गया। 1843 में मार्क्स साम्यवाद का अध्ययन करने पेरिस चला गया। वहाँ उसकी मुलाकात इंग्लैंड के एक उद्योगपति या धनिक पुत्र एंगल्स से हुई, जिसके इंग्लैंड में और जर्मनी में सूती मिल के कारखाने थे। एंगल्स का झुकाव भी गरीबों के प्रति था, अतः मार्क्स और एंगल्स दोनों मिलकर समाजवाद पर कार्य करना प्रारंभ किया। एंगल्स संगठनकर्ता और प्रचारकर्ता बन गया। मार्क्स सिद्धांत वेदता बना। मार्क्स ने इसे हमारा समाज कह के पुकारा। हमारा समाज किसे कह के पुकारा? मार्क्स और एंगल्स के विचारों को कहा उसने। इंग्लैंड में पहले से ही काल्पनिक समाजवाद का जन्म हो चुका था। इसके जनक यानी कि काल्पनिक समाजवाद के जनक रॉबर्ट ओवेन हैं और समर्थकों में सेंट थॉमस साइमन और चार्ल्स फ्यूरियर और टॉमस मूर आते हैं। टॉमस मूर की प्रसिद्ध पुस्तक है यूटोपिया। यूटोपिया किसकी पुस्तक है? टॉमस मूर की। और काल्पनिक समाजवाद के जनक कौन है? रॉबर्ट ओवेन। ये आपको याद रखना है। काल्पनिक समाजवादियों ने गरीबों की दुर्दशा का मूल कारण पूंजीवाद बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पूंजीवाद को समाप्त कैसे करके समाजवाद कैसे लाया जाए।
जैसा कि वेपर ने लिखा, वेपर ने बताया, एक उन्होंने कोटेशन दिया, उन्होंने सुंदर गुलाबों के फूलों की कल्पना तो किया लेकिन उनके वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं किया। वेपर ने क्या कहा? उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो किया लेकिन उनके वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं किया। कार्ल मार्क्स काल्पनिक समाजवादियों के विपरीत गरीबों की दुर्दशा के लिए न केवल पूंजीवाद को जिम्मेदार ठहराया बल्कि पूंजीवाद को समाप्त करके समाजवाद कैसे लाया जाए इसका व्यापक विश्लेषण भी प्रस्तुत किया। इसलिए कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स अपने समाजवाद को वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं क्योंकि वह इतिहास पर आधारित है, यानी कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है। मार्क्स पर विभिन्न लोगों का प्रभाव पड़ा। उस पर हीगल, फ्योरबैक, ब्रिटिश अर्थशास्त्री, ब्रिटिश समाजवादी और फ्रांसीसी समाजवादियों का प्रभाव पड़ा। किसका प्रभाव पड़ा? हीगल का प्रभाव पड़ा मार्क्स पर, फ्योरबैक का प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा और ब्रिटिश समाजशास्त्रियों, फ्रांसीसी समाजशास्त्रियों का प्रभाव पड़ा था मार्क्स पे। ये आपको याद रखना है। कार्ल मार्क्स की कुछ विशिष्ट पुस्तकें हम लोग देख लेते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में इसने लिखा। पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, क्रिटिक पॉलिटिकल इकोनॉमिक है। दास कैपिटल, ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, इसे बाइबल की संज्ञा दी जाती है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। बाइबल की संज्ञा किसे दी जाती है? बाइबल की संज्ञा किसे दी जाती है? दास कैपिटल को। ये आपको याद रखना है। जर्मन आइडियोलॉजी, ये मार्क्स और एंजेल दोनों के सहलेखक के रूप में, यानी कि अगर आपसे पूछा जा रहा है जर्मन आइडियोलॉजी किसकी रचना है तो ये मार्क्स और एंजेल दोनों ने मिलकर लिखा था। वैल्यू, प्राइज एंड प्रॉफिट है। द क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस है। गोथा प्रोग्राम है। मार्क्स ने 1864 में इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना किया था। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना कब किया गया? 1864 में मार्क्स ने किया। समाजवाद पर कार्य करते हुए मार्क्स की मृत्यु 1883 में इंग्लैंड में हुई। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित विचारों को मार्क्सवाद की संज्ञा दी जाती है। मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत निम्नलिखित 4 सिद्धांत प्रतिपादित किए जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला सिद्धांत था उनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा था ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत और चौथा था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। तो इन चारों सिद्धांतों को हम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि हमको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि सिद्धांतों को आज हम परंपरागत सिद्धांतों के नाम से जानते हैं, जो सिद्धांत चारों उन्होंने बताया उसको हम परंपरागत सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। चलिए पहला सिद्धांत हम देखते हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या है इसको हम समझते हैं। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत हीगल और भौतिकवाद का सिद्धांत फ्योरबैक से लिया था। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत किससे लिया? हीगल से लिया। और भौतिकवाद का सिद्धांत किससे लिया? फ्योरबैक से लिया। मार्क्स का दृष्टिकोण विकासवादी है। वह ऐतिहासिक पद्धति में विश्वास करता है। द्वंद्वात्मक पद्धति वह पद्धति है जिससे तर्क वितर्क के द्वारा सत्य का अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत वाद प्रतिवाद संवाद आता है। वाद प्रारंभिक वस्तु होती है जो कि पूर्णतः सत्य नहीं होती है और उसकी प्रतिक्रिया प्रतिवाद है। क्रिया प्रतिक्रिया के कारण परिणाम स्वरूप जो असत तत्व है वो नष्ट हो जाते हैं और सत्य तत्व आपस में मिलकर पूर्ण सत्य का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? संवाद। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। यह अस्थायी और स्थिर है। जैसे ही इसमें असत्यता के तत्व आते हैं वैसे ही यह पुनः वाद बन जाती है। वही प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार निषेध का निषेध होता रहता है। मार्क्स ने पूंजीवाद को वाद, समाजवाद या सर्वहारा वर्ग को अधिनायक तंत्र को प्रतिवाद तथा साम्यवाद को संवाद कहा। क्या कहा मार्क्स ने? पूंजीवाद को वाद बताया और समाजवाद या सर्वहारा वर्ग को उसने अधिनायक तंत्र को प्रतिवाद बताया तथा साम्यवाद को संवाद कहा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद एक दर्शन सिद्धांत है, दार्शनिक सिद्धांत है कह सकते हैं, और यही अन्य सिद्धांतों का आधार है। अन्य सिद्धांतों का आधार कौन सा है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जहाँ हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग
प्रत्यय या विचार या चेतना के लिए किया, वहीं मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग भौतिक पदार्थ के लिए किया। हीगल का कथन है कि सारे विषयों का निर्धारण चेतना या विचार करता है, यहाँ तक कि चेतना ही संसार के अस्तित्व का सृजन भी करती है। वही मार्क्स ने इसके स्थान पर कहा कि सब कुछ भौतिक पदार्थ के द्वारा निर्धारित होता है, यहाँ तक कि चेतना का निर्धारण भी पदार्थ करता है, जैसा कि मार्क्स ने लिखा है। हीगल का द्वंद्ववाद सिर के बल खड़ा था, मैंने तो उसे उलटकर पैरों के बल खड़ा कर दिया। मार्क्स ने क्या कहा? हीगल का द्वंद्ववाद जो था सिर के बल खड़ा था, मैंने तो बस उसे उलटकर पैरों के बल खड़ा कर दिया। फिर कार्ल मार्क्स दोबारा लिखा है कि दार्शनिकों ने अब तक केवल संसार की व्याख्या किया, मैंने तो संसार को ही बदलने का प्रबल प्रयास किया। ठीक है, क्या कहा मार्क्स ने? दार्शनिकों ने अब तक केवल संसार की व्याख्या किया, मैंने तो संसार को ही बदलने का प्रबल प्रयास किया। चलिए हम लोग देख लेते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद या फिर आर्थिक नियतिवाद। इतिहास की आर्थिक। मार्क्स ने प्राचीन स्वरूप को प्रागैतिहासिक काल या फिर आदिम साम्यवाद कहा। इसे वापस नहीं लाया जा सकता, क्योंकि बुद्धिमानों को बुद्धिहीन नहीं बनाया जा सकता। इसलिए आदिम साम्यवाद वापस आएगा, लेकिन बदले स्वरूप में आएगा। तो कैसे समाज का विकास हुआ, इसका क्रम हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? एक आदिम समाजवाद, यानी कि आदिम समाजवाद आया। आदिम समाजवाद के बाद क्या आया? आपका दास प्रथा युग आया था, जिसमें स्वामी और दास हुआ करते थे। फिर थर्ड नंबर पे आया आपका सामंती युग, जमींदार आया, उसमें जमींदार हुए और किसान हुए। फिर पूंजीवाद आया, उसमें पूंजीपति हुए, मजदूर या सर्वहारा वर्ग हुए। समाजवादी युग आया, फिर साम्यवादी युग आया। तो देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद। यह द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का व्याख्या है। मार्क्स ने आधार व अधिसंरचना के आधार पर इतिहास की आर्थिक व्याख्या किया। आधार के अंतर्गत उत्पादन के साधन को रखा और अधिसंरचना के अंतर्गत जो है राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक व्यवस्था को रखा। उन्होंने कहा कि आधार के चारों ओर अधिसंरचना का निर्माण होता है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि हर युग में उत्पादन का साधन ही उसकी सारी व्यवस्था को निर्धारित करता है। जैसे उत्पादन का साधन या आधार बदल जाता है, वैसे ही अधिसंरचना के स्वरूप में भी परिवर्तन हो जाता है। तो जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तो सामंतवाद अस्तित्व में आता है। जब उत्पादन हाथ की चक्की से होता है तो सामंतवाद का अस्तित्व में आता है। और जब उत्पादन भाप की चक्की से होता है तो पूंजीवाद होने लगा। जब उत्पादन के साधन में परिवर्तन होने लगा तो पुराना समाजवाद उसका भार उठाने में सक्षम नहीं रह जाता है, फलस्वरूप वह समाज भी बदल जाता है। मार्क्स ने इतिहास की आर्थिक व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से किया है। पहला उसने बताया आदिम समाजवाद, मैंने आपको पहले बताया था आदिम साम्यवाद। इतिहास की आर्थिक व्याख्या कैसे किया गया है मार्क्स के द्वारा, तो इसमें बताया गया है कि आदिम साम्यवादी में यह एक ऐसा युग था जहां उत्पादन के साधन का उदय नहीं हुआ था और जो भी प्रकृति से समाज वर्गविहीन, राज्यविहीन था, यह समता मूलक समाज था। इसी में दास प्रथा दूसरे नंबर पे आता है आपका दास प्रथा युग। कालांतर में छोटे मोटे व्यवसाय के रूप में उत्पादन के साधन या फिर निजी संपत्ति का उदय हुआ और इसके उदय होते ही समाज दो वर्ग में बंट गया, फलस्वरूप राज्य का उदय हो गया। अतः राज्य का उदय जो है इसी दास प्रथा से माना जाता है। एक वर्ग जो उत्पादन के साधन का मालिक बना वह अमीर कहलाया और दूसरा वर्ग जो उत्पादन के साधन से विहीन था वह गरीब हुआ। इसी को स्वामी या दास कहा गया। सामंती युग में क्या हुआ? तीसरे नंबर पर हम लोग सामंती युग देखते हैं। अब उत्पादन के साधन के रूप में छोटे छोटे व्यवसाय का स्थान कृषि ने ले लिया और समाज में दो वर्ग, जमींदार और किसान हो गए। फलस्वरूप राज्य उसी वर्ग की संरचना होता है जो उत्पादन के साधन का मालिक है। यहाँ उत्पादन का साधन पहले ही अपेक्षा मजबूत है, यानी कि पहले की अपेक्षा जो है उत्पादन का साधन मजबूत है। अतः राज्य भी शक्ति और शोषण भी पहले से ज़्यादा है, यानी कि राज्य भी जो है शक्तिशाली और शोषण भी पहले से ज़्यादा हो रहा है। अब देख लेते हैं पूंजीवादी युग अगला।
यह कृषि का स्थान उद्योग ने ले लिया। यहाँ पे जो होता है, यह पूंजीवादी जो युग था, यहाँ पे कृषि का स्थान किसने ले लिया? उद्योगों ने ले लिया था। समाज पूंजीवाद व मजदूरवाद या सर्वहारा, देखिए मजदूर को ही सर्वहारा वर्ग कहते हैं, इसको याद रखिएगा, में बट गया। मार्क्स कहता है कि यहाँ उत्पादन का साधन सबसे अधिक शक्तिशाली है, अतः शोषण भी चरम सीमा पर है। अगला देखते हैं समाजवादी युग। यह अस्थायी और संक्रमणकालीन है और इसका उद्देश्य साम्यवाद लाना है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में शोषण चरम सीमा पर है, अतः मजदूर इकट्ठा होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति कर देंगे और अधिकांश पूंजीपति को धराशाही करके उत्पादन के साधन पर नियंत्रण कर लेंगे। अतः मजदूर या सर्वहारा वर्ग के लोग अपनी सरकार बनाएंगे। चूँकि समाजवादी युग में पूंजीपति पूर्णतः समाप्त नहीं हुए हैं, इसलिए वर्ग भी होगा और राज्य भी होगा। यहाँ उत्पादन का साधन विकसित नहीं है, अतः समाजवादी युग में लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और कार्य के अनुसार वेतन पाएंगे। सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र का मुख्य कार्य उत्पादन के साधन का विकास करना है और बचे खुचे पूंजीपतियों को नष्ट करना तथा साम्यवाद लाने की तैयारी करना है। अब साम्यवादी युग आता है इसके बाद। जैसे ही अंतिम पूंजीपति नष्ट होगा, वैसे ही राज्य लुप्त हो जाएगा और वर्ग समाप्त हो जाएगा और उत्पादन के साधन पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण हो जाएगा। इस युग में समाज वर्ग विहीन, राज्य विहीन, शोषण विहीन व समता मूलक होगा। एक डॉक्टर व मजदूर में कोई अंतर नहीं होगा। उत्पादन के साधन का पर्याप्त विकास हो चुका होगा, अतः लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और आवश्यकता के अनुसार वेतन पाएंगे। आगे मार्क्स कहता है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कैसे उसने अपने आप डिफाइन किया, बताया, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, अगला सिद्धांत उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। वर्ग संघर्ष द्वंदात्मक भौतिकवाद का व्यवहारिक रूप है। वर्ग संघर्ष को ही मार्क्स विकास का मूल प्रेरक के तत्व माना है। मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है। इस वाक्य से प्रारंभ होती है कि आज तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स ने कहा कि मैंने वर्ग संघर्ष पैदा करने की कोशिश नहीं की, बल्कि इतिहास इस बात का गवाह है कि यह वर्ग संघर्ष से पहले से विद्यमान था। जब से उत्पादन के साधन का उदय हुआ, तब से समाज दो वर्गों में बटा और तभी से वर्ग संघर्ष जारी है। यह वर्ग संघर्ष कभी कम रहा और कभी ज़्यादा। कभी इसका परिणाम दोनों वर्गों के विकास में देखने को मिला और कभी विनाश में। मार्क्स पूंजीवादी युग में लिख रहा था। उसने कहा कि पूंजीवादी युग में उत्पादन का साधन सबसे अधिक शक्तिशाली है, अतः यहाँ वर्ग भी मजबूत है और राज्य भी। इस युग में शोषण चरम सीमा पर है, अतः मजदूर या सर्वहारा वर्ग को हालत बहुत खराब है। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन है, मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मार्क्स का प्रसिद्ध कथन क्या है? मजदूरों का कोई देश नहीं होता। मार्क्स ने कहा कि अब मजदूरों को पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। मार्क्स का कथन है, क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। मार्क्स क्या कहता है? क्रांति सामाजिक परिवर्तन का अनिवार्य माध्यम है। फिर मार्क्स दूसरा डेफिनेशन देता है, हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये याद रखना आपको। हे विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए बेड़ियां हैं, पाने के लिए सारा संसार पड़ा है। बहुत ही अच्छा डेफिनेशन उसने दिया कि हे विश्व के मजदूरों तुम एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास बेड़ियां हैं और पाने के लिए पूरा संसार पड़ा है। अतः मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी युग में सारे मजदूर एक होकर पूंजीपतियों के विरुद्ध क्या कर दिए? क्रांति शुरू कर दिए। फिर पहले समाजवाद और साम्यवाद की स्थापना करेंगे। जब क्रांति करेंगे तो पहले समाजवाद आएगा, फिर साम्यवाद की स्थापना करेंगे। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, अगला सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है रिकार्डो से लिया गया है। रिकार्डो का क्या सिद्धांत था? लगान का सिद्धांत जो था, ये रिकार्डो का सिद्धांत है। वो एक अर्थशास्त्री था। रिकार्डो एक अर्थशास्त्री था।
रिकार्डो एडम स्मिथ का अनुयायी था या प्रभावित था। रिकार्डो जो था एडम स्मिथ का अनुयायी था। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत का वर्णन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल में किया है। मार्क्स ने अपने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किस में किया है, किस पुस्तक में किया है? दास कैपिटल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यह आकार में सबसे बड़ा ग्रंथ है। दास कैपिटल आकार में सबसे बड़ा ग्रंथ है और इससे बाइबल की संज्ञा भी दी जाती है। याद रखना, बाइबल की संज्ञा किसको दी जाती है? दास कैपिटल को। और आकार में कैसा है? सबसे बड़ा है। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत रिकार्डो से लिया। मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे लिया? रिकार्डो से लिया। ठीक है, रिकार्डो से लिया। यह मजदूरी का लौह नियम के सिद्धांत पर आधारित था। यह किसके नियम पर आधारित था? मजदूरी के लौह नियम के सिद्धांत पर आधारित था। अतिरिक्त मूल्य के माध्यम से मार्क्स ने यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से पूंजीपतियों मजदूरों का शोषण करते हैं और मजदूरों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई खाकर मोटे हो जाते हैं। यहाँ शोषण मूल है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों के अंतर है जो एक मजदूर अपने श्रम से पैदा करता है और वह उसके बदले पाता है। जैसे कि कोई वस्तु है, मजदूरी सहित उसका मूल्य 300 रुपये आई है और उसे बाजार में 500 रुपये में बेचा गया। तो अतिरिक्त मूल्य आपको कैसे निकालना है? जितना मूल्य बेचा गया यानी कि विक्रय मूल्य, फिर उसमें से माइनस कर दीजिए लागत मूल्य, फिर आपका आ जाएगा 500 माइनस 300 करेंगे तो आपका 200 आ जाएगा, ये अतिरिक्त मूल्य। तो मार्क्स ने यही जो 200 मूल्य है, मार्क्स ने इसी 200 रुपये को अतिरिक्त मूल्य बताया और इस लाभ को पूरी तरह से पूंजीपति हड़प लेते थे। अब देखिए डिफिनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आपको याद करने हैं। कार्ल पॉपर ने क्या कहा? कार्ल पॉपर ने कहा मार्क्सवाद को अवैध एवं विद्रोही संतान कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्ल पॉपर ने मार्क्सवाद को अवैध एवं विद्रोही संतान कहा। लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा? मार्क्सवाद अपने युग का भ्रम है। लॉर्ड एक्टन ने क्या कहा कि मार्क्सवाद जो है अपने युग का भ्रम है। मार्क्स ने बताया, यानी कि मार्क्स का डिफिनेशन आया, मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना का निर्धारण करता है। क्या कहा मार्क्स ने? मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती है, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व ही उसकी चेतना का निर्धारण करती है। फिर मार्क्स कहता है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मार्क्स ने कहा कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। फिर सीएल बेपर कहते हैं कि द्वंद्वात्मक की धारणा अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट है। अब बेपर ने बोला कि द्वंद्वात्मक की जो धारणा दिए हैं ये अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट है। इसको मार्क्स ने कहा भी स्पष्ट नहीं किया। उसने बताया कि द्वंद्वात्मक की धारणा, बेपर ने बताया कि द्वंद्वात्मक की धारणा अत्यंत गूढ़ एवं अस्पष्ट है। इसको मार्क्स ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया। उनके कहने का मतलब ये था, इसको कहीं स्पष्ट बताया नहीं गया। फिर मार्क्स कहता है उत्पादन की शक्तियाँ उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती हैं। उत्पादन की शक्तियाँ उत्पादन के संबंधों को निर्धारित करती हैं और उत्पादन के संबंधों के आधार पर ही समाज की संस्थाएं और विचारों का ऊपर का ढांचा खड़ा होता है। मार्क्स का कथन है कि मानव जाति सदा ऐसी समस्या उठाती है जिसका वह निराकरण करता है। फिर सीएल हंट के अनुसार क्या कहते हैं? समाजशास्त्रों ने सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति ऋणी हैं यद्यपि वह इसे स्वीकार नहीं करते। तो सीएल हंट ने बहुत अच्छी बात कही, समाजशास्त्रों के सभी आधुनिक लेखक मार्क्स के प्रति ऋणी हैं यद्यपि वह इसे स्वीकार नहीं करते। सेवाइन के अनुसार यदि मार्क्स इंग्लैंड को अपना आदर्श मानता तो संभवतः उसका वर्गों का विश्लेषण यह न होता। कैटलिन कहता है मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ही आधुनिक कष्टों, रोगों, यहाँ तक कि फांसीवाद को जन्मदाता है। फांसीवाद का जन्मदाता है। मार्क्स का फिर से देख लेते हैं कैटलिन क्या बोलते हैं। मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ही आधुनिक कष्टों, रोगों, यहाँ तक कि फांसीवाद का जन्मदाता है। मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा।
मार्क्स ने विचारधारा को मिथ्या चेतना कहा। मार्क्स के अनुसार, मार्क्स कहता है, बल एक नवीन समाज को जन्म देने वाली प्रत्येक पुराने समाज की दाई है। फिर वेपर लास्ट में बोलता है कि मार्क्स ने धर्म और विज्ञान के संयोग से युग की महान सेवा की। क्या कहा वेपर? मार्क्स ने धर्म और विज्ञान के संयोग से युग के महान सेवा की। तो ये फ्रेंड आपका मार्क्स आप यहाँ पे ख़त्म होता है। तो मार्क्स आपके लिए कैसा लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको इसी तरह और भी विचारक की वीडियो चाहिए, या फिर इसको ऑडियो कह सकते हैं, आपको बस ईयरफोन से या फिर कैसे भी आपको 2-3 बार सुनना है, बाकी आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी और विचारक की आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और ये वीडियो आप शेयर और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।